सौदा में आप सबका स्वागत है। तैयार हो जाइए, भारतीय बाजार में भरपूर एक्शन के लिए आपसे कुछ सेकंड में शुरुआत होगी प्री ओपनिंग सेशन की। बताएंगे रुपया कहां खुलता है आपके लिए और कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में कमाई के बेहतरीन मौके बताएंगे हमारे एक्सपर्ट प्रकाश दीवान, संदीप वागले, क्रिस सुब्रमण्यम और अब जुड़ चुके हैं रजत बोस भी। स्वागत है आपका भी रजत, गुड मॉर्निंग। पहले शुरुआत आपकी दो बेहतरीन पिक्स के साथ की जाए। बताइए कौन से स्टॉक्स चुने आज आपने? देखिए, मैंने एक बाई कॉल और एक सेल कॉल चुना है। बाई कॉल मैंने बायोकॉन के ऊपर चुना है। इसमें ये भी खुलासा कर देता हूं कि मेरा खुद का निवेश है। बायोकॉन मैंने 910 की स्टॉक में लेना चाहता हूं और टारगेट मेरा रहेगा 1010। इसके लिए आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा या तो आप फ्यूचर में लीजिए, बट ये मुझको बहुत अच्छा लगता है और ये लगता है कि अभी 939 जो कल टेस्ट किया है वो 939 क्रॉस करने के बाद में 960-70 के बीच में थोड़ा सा इसमें सप्लाई प्रेशर आ सकता है, लेकिन 1010 का टारगेट ये हासिल करके रखेगा आने वाले दिनों में। मतलब मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर वो 1010 का टारगेट मीट हो जाएगा। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज के लिए मैं सेल करना चाहता हूँ। इसका स्टॉप रहेगा 831 के ऊपर, 809, 799 और 790। ये तीनों टारगेट मानता हूँ। आज के दिन ये टारगेट पूरा नहीं होता है तो आप फ्यूचर्स में ले सकते हैं, बट चाल देख के यही लग रहा है कि इसमें ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ा है वो शॉर्ट साइड में बढ़ा है, तो इसी के कारण ये नीचे जाएगा, ऐसे ही उम्मीद करता हूँ। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन दोनों ही स्टॉक्स पर। चलिए शुरुआत करते हैं प्री ओपनिंग सेशन की। बाजारों में पहली टिक आती हुई आपकी स्क्रीन पर 18 अंक नीचे है सेंसेक्स, 40 अंक नीचे खुलता हुआ निफ्टी। और क्योंकि है टीसीएस 10% नीचे। रुपए की शुरुआत पर नजर रखिए, 66-37 के मुकाबले में यहां पर शुरुआत हुई है 66-44 पर, तो थोड़ी सी कमजोरी आज करेंसी मार्केट में। लगातार 5 दिन से मजबूती हो रही, तो थोड़ा गिरता है तो कोई खास बात नहीं, इतना तो बता। चलिए प्री ओपनिंग सेशन पर रखते हैं नजर। टीसीएस 6% नीचे है इस वक्त और एनटीपीसी में 2.5% का नुकसान। अदानी पोर्ट 4% नीचे दिख रहा है। थोड़ी देर सेटल होने देते, तब तक एक काम करते हैं, पिक्स ले लेते हैं। वागले साहब ने ग्लेनमार्क और जेट एयरवेज 2 बता दिए। 2 और शेयर इनकी लिस्ट में, मैक्लियोड और एनएमडीसी खरीदने की राय। सर बता दीजिए इनके बारे में भी। एनएमडीसी 111 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 122। ये इंट्राडे या 1 या 2 दिन का कॉल है। मैक्लॉयड में भी प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट हमको देखने को मिले हैं। ये 183 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 198। ये भी 2 दिन का व्यू है। ऑलराइट, चलिए तो एनएमडीसी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। कल हमने देखा था अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिलती है, वो मोमेंटम आज कंटिन्यू रह सकता है। क्रिस, आपके टॉप पिक्स क्या है आज के लिए? हेमंत, मेरा भी यहाँ पर मैक्लॉयड रसेल पे बाई है। कल हमने वायदा कारोबार में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखी है और कहीं ना कहीं ये सब एफएमसीजी काउंटर्स में वापस एक आई थिंक सेक्टोरल रोटेशन के तहत एक बाइंग आ रही है। तो मैक्लॉयड रसेल यहाँ पर एक 200 का टारगेट रख के खरीदारी की जा सकती है। 180 का स्टॉप लॉस है। दूसरा आईएफसीआई, आई थिंक कल जो फाइनेंशियल्स में बढ़त देखिए, आईएफसी अभी तक यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर जैसे जैसे 29 के ऊपर ये क्लोज देगा, आई थिंक यहाँ पर अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है। तो 33 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर 28 की एक स्टॉप लॉस। और तीसरा गॉडरेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टेडीली बहुत जबरदस्त एक्यूमुलेशन हो रही है और वायदा कारोबार में कल भी एक ब्रेकआउट देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि शायद यहां पर एक खरीदारी की जा सकती है। एक 450 का लक्ष्य पकड़ के खरीदे और 425 का स्टॉप लॉस। ओके, मैक्लियोड, आईएफसीआई, गोदरेज, ये 3 है स्टॉक जो वायदा कारोबार में आपके लिए दे सकते हैं ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके। तीनों ही मिड कैप्स चुने आज क्रिस ने। इंटरेस्टिंग। चलिए इन शेयरों पर रखेंगे हम नजर। और एक बार रिमाइंड करता हूं आपको, प्रकाश ने ईपीसी इंडस्ट्री खरीदने की राय दी थी। रजत की तरफ से भी आपको 2 पिक्स मिल गए, तो सारे एक्सपर्ट्स की पिक्स हो चुकी है। अब पिक्स देख लेते हैं हमारे 2 कैप्टन्स की, जो हमेशा आपको मिलती है सुबह 7:30 से 8 के बीच में स्टॉक 2020 में। आज के 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज अपडेट। चलिए जल्दी से मेरी टीम पर नजर डालते हैं। देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट्स की बोर्ड बैठक है जहां इक्विटी कन्वर्जन होगा। पीएनसी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। टानला सॉल्यूशंस और सुजाना टावर्स की भी मीटिंग्स होने वाली, जहां पे कारोबार को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, राइट्स इश्यू लाए जाएंगे। विप्रो को एक बड़ा ऑर्डर मिला है नॉर्वे से। वहीं अनंतराज इंडस्ट्रीज एक डीप वैल्यू स्टॉक है और सेक्टर लगता है कि रेट सेंसिटिव स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। आईजी पेट्रोकेमिकल्स ने गल्फ में अपनी एक नई सब्सिडरी खोली। ओरिएंट पेपर्स में भी बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बोर्ड बैठक होने वाली। आईएलएफएस ट्रांसपोर्टेशन
एनसीडी लेके आ रहे 5,000 करोड़ की, साथ ही इंफ्रा स्टॉक्स में जो रैली बन रही है उसका फायदा होगा। और बीपीएल फेस्टिवल से पहले सेक्टर्स लगता है छोटे मझोले ऐसे शेयर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान यानी व्हाइट गुड्स बनाने के सेगमेंट में है, उनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाज हैं। शुरुआत कर रहे हैं स्पाइस जेट के साथ। अच्छी तेजी आज फिर से यहां पर देखने को मिल सकती है, अच्छे नंबर्स तो कल आए, कल की रैली आज कंटिन्यू रहेगी। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी नजर रखिए, छोटी जो कंपनियां हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई, वहां पर तेजी देखने को मिलेगी। फेस्टिवल सीजन से पहले सुजलॉन के नंबर्स अगले हफ्ते आने वाले हैं, उम्मीद यही कि ये भी बेटर हो। स्पाइस जेट जैसे नंबर्स अगर इन्होंने पेश किए तो अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। और नजर रखिए लिकर स्पेस के ऊपर, ग्लोबल स्पिरिट, जीएम ब्रूरीज के ऊपर रखिए नजर, यहां पर तेजी बन सकती है। साथ ही अगर डिपेंडेबल का दर्जा हमने दिया है जैकॉब को, अब नवी मुंबई के एयरपोर्ट्स के अवार्ड्स आने वाले हैं तो उससे पहले यहां तेजी बनेगी। वेदांता के शेयरधारक आज केन वेदांता के विलय को मंजूरी देंगे भारत में, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और नजर रखिए रेलवे शेयरों पर, करनेक्स, स्टोन जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। फ्रीट का दर्जा में सिलेक्टर्स ने टेक्नोफैब इंजीनियरिंग को दिया है ऑर्डर के चलते। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज मारुति और ओएनजीसी की एजीएम भी है तो देखना होगा एजीएम में मैनेजमेंट किस तरह की बातचीत करता है, इस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन प्रकाश दीवान जी ये बताइए, देखिए क्यूआईबीज का अब जो लिस्ट है वो बड़ी होती जा रही है। येस बैंक का क्यूआईबी आया, मदरसन सुम्मी का क्यूआईबी इस हफ्ते आने वाला है, 1500 से 2000 करोड़ रुपए जुटाने की चर्चा चल रही है। मदरसन सुम्मी, ये शेयर आपको कैसा लगता है? क्यूआईबी के चलते कोई रणनीति यहां बनानी चाहिए क्या? हेमंत, मदरसन सुमी में आज क्यूआईबी के अलावा एक छोटी सी सुर्खियों में एक और भी खबर रही है, वो है इनकी एक एक्विजिशन की। और मुझे लगता है ये क्यूआईबी आने के बाद जो पैसे ये जुटाएंगे, इससे इसके बाद इनकी ग्रोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी अपने बिजनेस में एक्सपेंशन की ग्रोथ और नए बिजनेस को लेने के बाद जो ग्रोथ होगी ये बहुत ही उम्दा रहेगी। मैनेजमेंट ने कई बार ये दोहराया है कि इनके जो लक्ष्य है 2020 का जो सारा इन्होंने आउटलाइन किया था पिछले एनुअल रिपोर्ट में, वो मेरे को लगता है काफी हद तक ये अचीव कर पाएंगे। ये बाकी जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो थोड़ी बड़ी लड़खड़ाती रहती है, एमटेक ऑटो ग्रुप जैसे हमने देखा, वैसा इस केस में नहीं है। तो नंबर्स जो पिछली बार आए थे, थोड़ी गिरावट आई थी स्टॉक में, वहां से एक जो रफ्तार पकड़ी है, ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया आगे चल के 2-3 साल में आपको दे सकता है रिटर्न। क्योंकि जो इनके कंपोनेंट्स की कार ओनरशिप में जो कंपोनेंट्स लग रहे हैं, वो पहले इनकी मात्रा थी 8%, अब ये करीब 11% के कंपोनेंट्स एक बड़ी गाड़ी में इनकी तरफ से जाते हैं। तो धीरे धीरे पर कार कंपोनेंट का जो प्ले है वो इनका बहुत इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। इसको आप 400-410 के लक्ष्य से भी ले तो ये आपको हो सकता है अगले जनवरी-मार्च तक भी हासिल हो सकता है। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स आज एक्शन वाले, जिसमें मदरसन सुमी पर रखी नजर। लेकिन रजत, एक राय आपसे टीसीएस पर लेना चाहता हूं। 3% नीचे खुल रहा है, 2360-70 के आसपास जो लेवल्स पहले एक अहम सपोर्ट के तौर पर संदीप भी बता रहे थे। आप बताइए फिर, क्या इन लेवल्स पर भी टीसीएस को शॉर्ट किया जाए या फिर टीसीएस के अलावा कोई दूसरा आईटी स्टॉक शॉर्ट करने का मौका दे सकता है जो कम गिरे? देखिए, टीसीएस 2404-2400 ये रेंज को जब तोड़ा है, ये तोड़ के अगर नीचे रहेगा तो इसी को ही शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये काफी वीकनेस है। कल के दिन अच्छी वॉल्यूम के साथ गिरा है, तो मुझको लगता है कि अभी मिनिमम टारगेट जो टीसीएस में दिखेगा वो है 2310 से लेके 2300 तक। उसके बाद में अगर 2275 वो रेंज में भी जा सकता है। और इट इज ट्रेंडिंग डाउन। इसी को कोई भी रैली आए तो भी बेचिए जब तक ये 2405 का लेवल तोड़ के ऊपर ना चला जाए। तो सेल एट करेंट लेवल, सेल ऑन माइनर रैलीज, बट टीसीएस में ही रहिए क्योंकि इसमें पैसा बनने का संभावना ज्यादा है। ओके, चलिए, तो ये रहा टीसीएस पर देखना होगा कहाँ खुलता है। बागले साहब कह रहे थे 2370 के आसपास सपोर्ट है। प्री ओपनिंग ट्रेड्स में अब ये सेटल हो चुका है, 2360 के आसपास ये खुलेगा, तो सपोर्ट्स के नीचे जा रहा है। ये बताइए बागले साहब, चिंता की बात है, सपोर्ट तोड़ता है इंपॉर्टेंट, तो क्या नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे? यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, कॉन्ट्रा कॉल लेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? हेमंत, बाय करने का तो व्यू नहीं है। मैं उस इसमें रजत के साथ हूँ क्योंकि वीकनेस तो है, लेकिन ये लेवल पे ओवर सोल्ड है, तो बाउंस बैक में हम एज ए ट्रेडर ट्रैप हो सकते हैं। बेचना है तो थोड़ा ऊपर में बेचिए। चलिए, थोड़ा ऊपर में बेचें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है ये कि
प्री ओपनिंग सेशन में कहीं कोई कमजोरी का संकेत है नहीं। टीसीएस और टेक महिंद्रा की कमजोरी के सामने डटकर खड़े हैं गेल और ओएनजीसी। 3% गेल ऊपर है, ओएनजीसी 2% ऊपर है, और ऑटो शेयरों की रफ्तार बरकरार है। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स दोनों मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं। एक और सहारा बड़ी दिग्गज से आ रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज प्री ओपनिंग सेशन में 0.5% मजबूत है। भेल के बाद एलएनटी आज 0.5% मजबूत दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि इतनी बुरी खबर के बावजूद बाजार क्रैक कर रहे हो, तेजी से गिरे, ऐसा कुछ। अच्छा, इस बीच यस बैंक 1% कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है। यस बैंक पर हमने चार्ट पर राय नहीं ली, जहां तक मुझे याद। चलिए, लेवल्स कहाँ अहम है यस बैंक के लिए, नीचे कहाँ सपोर्ट लेगा, जरा रजत देखकर बताइए आप। यस बैंक पूछ रहे हैं। यस बैंक देखिए, अभी ये जो करंट लेवल दिखा रहा है ना 1387, 1400 के नीचे ये रहेगा तो 1360 इसका सपोर्ट है। वो 1360 एक अहम सपोर्ट है। मैं यही बोलने वाला हूँ कि जब तक वो 1360 का लेवल तोड़ ना देते हैं तब तक इसमें कोई खास वीकनेस नजर नहीं आएगा। इसलिए कि आप एक चीज देख लीजिएगा अनिल जी, जब ये ऊपर आया, मतलब 700 के पास से अभी जो 1400 तक पहुंच गया है, ये 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कभी ठीक से नहीं तोड़ा है, तो वो सपोर्ट देते आए इसको। और वही आज के दिन 1360 पे है, तो वो अहम सपोर्ट है। वो टूटने से फिर ज्यादा गिरेगा, नहीं तो वहां से फिर एक बाउंस बैक की उम्मीद कीजिए, क्योंकि इन दिनों में ऐसा ही चलते आया है। जबकि कल एक 1 डे बार रिवर्सल टाइप का मूवमेंट हुआ है, बट फिर भी 1360 अहम लेवल, उसको देखिए। चलिए, तो 1360 अहम लेवल है, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। अनिल, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी, उनकी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान दरअसल आया है। वो कह रहे हैं कि हम जो जियो का ऑपरेशन है उसमें पैसा लूज नहीं करने वाले हैं, हम अच्छी खासे पैसा यहां पर बनाने वाले हैं, और 18 से 19% के रिटर्न्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो कमाएंगे। और आप देखिए, इस बयान से शायद यहां पर ये शेयर आज प्री ओपनिंग सेशन में मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। यहां पर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी, आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा। सीएनबीसी आवाज जो चैनल है उसका स्वामित्व जो है वो नेटवर्क 18 टीवी 18 के पास है, और इन दोनों कंपनियों का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज रखती है। तो ये वो बयान है जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज आज मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। लोगों को ये बड़ा डर था कि इतने फ्री में आप बांट रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट कब कमाएंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम बयान है। चलिए, तो फिर कॉल ले लेते हैं एक बार भारतीय और आइडिया के ऊपर, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स के स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं। भारतीय आइडिया कैसे लग रहे हैं आपको? क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास आ गए हैं गिर कर, या अभी और गुंजाइश है गिरने की? मुझे लगता है और भी नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे दोनों में। भारतीय में अगर आप बात करें तो 289 का एक लेवल है, अभी 320 है, तो मुझे नहीं लगता है अभी भी सपोर्ट है। और ये दोनों स्टॉक मुझे लगता है सेल ऑन अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस बैक। मुझे ज्यादा बाउंस बैक लगता भी नहीं है। कम से कम 10 से 15% यहां से डाउन साइड व्यू है दोनों में। कितना? 10 से 15%? यस, 10 से 15%, यानी कि 83, लगभग 68 to 70 का आइडिया का व्यू है। लेकिन मुझे लगता है, मालूम है, क्रिस से पूछता हूं मैं, आइडिया और भारतीय के कॉल बेचने चाहिए। क्रिस, सही ये ठीक है ये रणनीति? जी, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं संदीप से सहमत हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट की ओर देखें तो आई थिंक आइडिया में कहीं ना कहीं एक 74-75 के आसपास एक सपोर्ट आ रहा है, और लेकिन नियर टर्म डेफिनेटली बहुत जबरदस्त यहाँ पर ओवरसोल्ड टेरिटरी पे है। और कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आए तो जैसे हमने कल भेल में देखा, जब बहुत ज्यादा शॉर्ट्स यहाँ पर आ जाती है और कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट या तो फिर एबव एक्सपेक्टेशन कोई ऐसा हो जाए तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है। तो वॉलेटाइल डेफिनेटली रहने की संभावना है। नियर टर्म वीकनेस कोई खरीदारी का सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिनके पास है शायद एक बार 74 का भी एक शायद टारगेट देख सकते हैं। और ऊपर में आई थिंक अगर बाउंस मिले तो आई थिंक 95 मैक्सिमम यहां तक जाने की संभावना है। तो ओवरऑल वीक स्ट्रक्चर है, और लेकिन करंट लेवल पर अगर आप देखें तो काफी ओवरसोल्ड है। प्रकाश, एक स्टॉक है एप्टेक, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। आप देखिए, एक महीने में 120% का जोरदार रन स्टॉक ने दिखाया है। 10% का अपर सर्किट कल लगा था, 20 के तो कितने लग चुके हैं इसमें। और हम देख रहे हैं राकेश झुनझुनवाला हो या फिर उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला, उनके ब्रदर्स, सब हिस्सेदारी यहां पर खरीदते जा रहे हैं ओपन मार्केट से। 9 अगस्त से अब तक झुनझुनवाला परिवार ने करीब
4.25% हिस्सेदारी स्टॉक में खरीद ली है। और एक इन्होंने अनाउंस भी किया है कि ये विस्तार कर रहे हैं प्री स्कूल सेगमेंट में। ये स्टॉक कैसा लगता है आपको और क्या राय है? देखिए, पहली चीज तो एप्टेक एक ऐसी स्क्रिप है जिसमें लोगों को राय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब से ये खुलासा आया कि राकेश झुनझुनवाला के परिवार ले रहा है तो इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती चलने के लिए। पर अब जो आज बयान आया है इनका, जो माइफा का, जो मोंटाना इंटरनेशनल पावर्ड बाय एप्टेक वाले जो ये प्री स्कूल्स खोल रहे हैं, और वो भी एक साल में 1000 प्री स्कूल। अब इसमें जो मुझे समझ आई है मेहमद, वो ये है कि पहले यूरो किड्स या जी लर्न का जो बिजनेस है, और दूसरे भी इसमें कई प्लेयर्स आए, ट्री हाउस ने भी ये काम किया हुआ है। ये स्कूल खोलना तो आसान होता है, लेकिन इनको प्रॉफिटेबली चलाना और वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बहुत टफ रहता है। तो मुझे लगता है इसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा यहां से कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब लोग एक नए माइलस्टोन या नए डेवलपमेंट को मॉनिटर करना शुरू कर देंगे। तो जहां तक पहले ये नहीं था तब तक मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अब मोमेंटम मुझे लगता है थमता हुआ दिख रहा है, और 5% से ज्यादा हिस्सेदारी शायद ना भी क्रॉस करे इस परिवार की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इस लेवल पे या कोई प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकता है, बट इसको देना। ओके, इस बीच बाजार खुल चुके हैं। 20 अंक नीचे शुरुआत की है सेंसेक्स ने। निफ्टी 10 अंक कमजोर खुलता हुआ 8,900 के बेहद करीब शुरुआत होती है। तो मामूली कमजोरी के साथ भारतीय बाजारों ने की शुरुआत। कमजोरी कहां से आ रही है? टीसीएस 5.5% नीचे और टॉप लूजर 5% के नुकसान के साथ, और इसका साथ दूसरे आईटी स्टॉक देते हुए एचसीएल टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये तमाम शेयर हैं जो कमजोर होते दिख रहे हैं। एचसीएल टेक में गिरावट गहराती दिख रही है 3% के आसपास की, और टीसीएस अब लुढ़क चुका है 6%। यस बैंक 2% का बड़ा कट यहां पर भी आता हुआ दिख रहा है, 2.5%। इनफैक्ट गिरावट बढ़ती नजर आ रही है। भेल तमाम ब्रोकरेजेस डीबी को छोड़कर सब नेगेटिव है। कल की मजबूती थोड़ी कम होती दिख रही है। 2% का नुकसान यहां पर आपको नजर आएगा। दो सरकारी पावर कंपनियों पर नजर रखिए, पावर ग्रिड और एनटीपीसी दोनों ही लाल निशान में आज खुलते हुए दिख रहे हैं। तो ये तमाम स्टॉक है जो दबाव बढ़ा रहे हैं बाजार पर। 50 अंक नीचे सेंसेक्स, 15 अंक नीचे निफ्टी 8,900 के बेहद करीब। लेकिन मिड कैप शेयरों ने हरे निशान में शुरुआत की और बैंक निफ्टी भी अब तक फ्लैट है। क्यों? क्योंकि ओएनजीसी, गेल जैसी सरकारी कंपनियां मजबूती दे रही है 1% से ज्यादा। भारतीय इंफ्राटेल 1.5% मजबूत है। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील मजबूत है, बजाज ऑटो मजबूत है। 1% ऊपर रिलायंस का स्टॉक यहां से सहारा मिलता दिख रहा है। दूसरा सहारा आ रहा है एचडीएफसी से जो 1% मजबूत है। तो ये कुछ एक दिग्गज है जो अच्छा वजन रखते हैं निफ्टी में। ओएनजीसी, एचडीएफसी, रिलायंस, ये बाजार को अब तक 8,900 के ऊपर रखने में कामयाब रहे हैं। आइए वायदा कारोबार में स्टॉक्स बता दूं। बजाज फाइनेंस ये क्यों इतना गिरा है? 5.5% का बड़ा कट बजाज फाइनेंस में है, और टॉप लूजर निफ्टी का इसके ठीक पीछे है टीसीएस। भेल 2.5% नीचे आता हुआ दिख रहा है। टेक महिंद्रा, हेक्सावेयर, अच्छा हेक्सावेयर में भी गिरावट बढ़ी है, और 2% नीचे यहां पर यस बैंक है। मजबूत क्या है? आई बुल रियल 2% के गेंस के साथ टॉप गेनर। जेपी एसोसिएट 2% सेल। हाँ, आज नतीजे आने वाले, नतीजे से पहले 1.5% मजबूत है ये शेयर। आरईसी, पीएफसी दोनों साथ साथ चलने के लिए जाने जाते हैं। 1.5% मजबूत आज के सेशन में। और पेट्रोनेट, एलएनजी, ओएनजीसी जैसे ऑयल एंड गैस के शेयर मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। बाजार एकदम फ्लैट, स्टेबल, कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं। सेंसेक्स निफ्टी मामूली लाल निशान में है, तो मिड कैप और बैंक निफ्टी मामूली हरे निशान में। तो ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक्स देखिए मजबूती की तरफ खड़े हैं। दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स जो है वो टीसीएस की प्रॉफिट वार्निंग के चलते दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। एक मोटा मोटी थीम तो ये है, लेकिन आप दूसरे देखिए इससे बाहर निकलकर मिड कैप्स में किस तरह का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। एप्टेक की हम बात कर रहे थे, कल लगातार 10% का सर्किट, अब भी देखिए 10% ऊपर है ये स्टॉक। टेक्नोफैब इंजीनियरिंग, छोटे छोटे ऑर्डर्स जिन कंपनियों को मिल रहे हैं उन पर रखिए नजर। 227 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, 9.5% ऊपर है। ओरिएंट पेपर आज का हमारा टॉप 5 स्टॉक्स में था। इनकी अगले हफ्ते बैठक होने वाली है बृहस्पतिवार को, 15 सितंबर को राइट्स इश्यू के जरिए ये पैसा जुटाने वाले हैं। ओरिएंट पेपर देखिए 5-5.5% ऊपर। पीएनसी इंफ्रा 820 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर इनके हाथ लगा है, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है करीब 5% तक की। स्पाइसजेट कल की तेजी के बाद आज फिर देखिए 3.5% की मजबूती दिखा रहा है। और रेलवे शेयर
करनेक्स, कालिंदी जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। जो रेलवे के जो सर्ज प्राइसिंग का फॉर्मूला जो टैक्सीज में अब तक लगता था, ओला उबर यूज करते थे, वो अब रेल ने अपना लिया है। तो आज रेलवे शेयर्स देखिए ट्रेडिंग में अच्छा फोकस दिखा रहे हैं, लेकिन सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रही हैं। सेल कल भी अच्छा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था, नतीजे आज उम्मीद की जा रही है कि अच्छे आएंगे। और देखिए कल की रैली के बाद आज यहां पर कंटिन्यूअस बाइंग, और ओएनजीसी में भी आप देखिए 2-2.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। टीटागढ़ वैगन, करनेक्स, कालिंदी, ये पूरा का पूरा पैक काफी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, तो रेलवे सेक्टर काफी फोकस में है आज। बिल्कुल, तो प्री बजट तेजी बनने के जो आसार आपको नजर आ रहे हैं वो अब आते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी तेजी होती नजर आ रही है इस वक्त। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन इस वक्त मैं देख रहा हूं, यहाँ मजबूती वाले शेयर, टेक्नोफैब इंजीनियरिंग ऑर्डर मिला है 227 करोड़ का, 11% ऊपर है। एमबीएल इंफ्रा, ये नीचे के सर्किट से ऊपर के सर्किट पर आया, क्योंकि कल एक ट्रेड रिपोर्ट हुआ था एमबीएल इंफ्रा में। हाँ, इंडिया मिड कैप फंड ने 2.25 लाख शेयर बेचे थे 76 रुपए में, तो पता नहीं शायद फंड निकल गया, उसके बाद ऊपर आ रहा हो। ओरिएंट पेपर, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है रिस्ट्रिक्टिंग को लेकर, 15 सितंबर को स्टॉक 5% ऊपर है। आप जो बात कर रहे थे रेलवे स्टॉक्स की, स्टोन इंडिया देखिए 4% मजबूत है। पीएनसी इंफ्रा को भी एक ऑर्डर मिला है 820 करोड़ का, राजस्थान में 2 हाईवे बनाएंगे। इस खबर के बाद ये स्टॉक मजबूत है। स्पाइस जेट कल की तेजी को आगे बढ़ाता हुआ, और प्रकाश दीवान का पसंदीदा स्टॉक ईपीसी इंडस्ट्री, ये 3% मजबूत खुला है आज के सेशन में। तो ये तमाम शेयर है हेमंत जो अभी भी एक्शन में साफ तौर पर आपको नजर आएंगे। एक और स्टॉक का जिस पर राय लेना चाहता हूं, और वह है मदरसन सुमी। मेरे ख्याल से प्रकाश ने रिकमेंड किया था बाजार खुलने के पहले, और स्टॉक में मैं इसलिए राय लेना चाहता हूं। देखिए स्टॉक 0.5% मजबूत है, बहुत बढ़ा तो नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ है। लगभग 2.25 लाख शेयर जुड़े हैं, 2-2.25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या मदरसन सुमी टेक्निकली खरीदारी करने का मौका दे रहा है? बताएं वागले साहब, चार्ट देखकर जरा। आई थिंक लेना चाहिए। कल क्लोजिंग में जिस तरह से मूव आई और आज फॉलोअप मूव आ रही है, 338 के स्टॉप लॉस से ये मैं फ्यूचर्स के भाव दे रहा हूं। 338 का आज का लो है, फॉर अ टारगेट ऑफ 350-352 इंट्राडे। ओके, तो इसके ऊपर रखिए नजर। मदरसन सुन्नी, हंगरी में इन्होंने एक एक्विजिशन किया है, और ये एक्विजिशन सही दिशा में बताया जा रहा है। हालांकि क्यूआईपी अभी होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये शेयर देखिए मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। कुछ और स्टॉक्स, आईटीएनएल, ये नीरज की टीम में था, मुझे याद है, ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और सुजलॉन जैसे स्टॉक्स अगले हफ्ते इसके नतीजे आने वाले हैं, यहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। आज के दिन एपटेक में तो अब मौका नहीं है, 10% का अपर सर्किट लग चुका है। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर, काफी दिनों बाद ये स्टॉक फोकस में आता हुआ, 11% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। पटेल इंजीनियरिंग, लेकिन एक ड्रीम रन के बाद देखिए आज ये शेयर में थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती हुई 6% नीचे। और बैंक्स ही, और खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स ही देखिए आज फिर दूसरे दिन अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं। यस बैंक तो समझ सकते हैं, जिस तरह से क्यूआईपी हो रहा है उसके चलते नीचे। एक्सिस बैंक में भी देखिए थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक भी आज कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा, ठंडा है, बहुत तेजी नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने थोड़ी सी अपनी जो तेजी की रफ्तार थी वो थामी है। बनता है कि सारा पैसा यस बैंक ले जाएगा तो दूसरे के लिए क्या बचेगा। बिल्कुल सही ये अच्छा एनालिसिस है। इतना 6,500 करोड़ रुपए और आना तो बैंकों में ही था, और एक ही बैंक ले गया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब अब सबसे बढ़िया बात है, देखिए ना क्या भाव पे ले रहे हैं, वो बड़ी चीज है कि मतलब साल भर में आप स्टॉक डबल देख लें और उसके बाद बड़ा डाइल्यूशन करें। जनरली क्यूआईबीज में यही दिक्कत, मतलब अच्छी बात कहिए कंपनी के लिए, या फिर ऐसा क्यूआईबी तो मुझे एक ही याद आता है जो अब तक का सबसे खतरनाक, जिसे कहा जाता है, शायद प्रकाश को याद हो, प्रकाश जीएमआर इंफ्रा का क्यूआईबी 240 रुपए वाला याद है। वैसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई फंड मैनेजर गलत पड़ा होगा जैसा जीएमआर के 240 के क्यूआईपी में पड़ा, राइट? नहीं, पर अनिल जी बताइए सर, बताइए। यस बैंक के क्यूआईपी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। आज जो सप्लाई की वजह से थोड़ा प्रेशर स्टॉक पे रहेगा, और काफी लोग इसमें वेट कर रहे थे कि इसको शॉर्ट करें, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रक्रिया दिखना शुरू होगी, क्योंकि लोगों के मतलब एक्सपेक्टेशन के बावजूद स्टॉक बढ़ा। लेकिन क्यूआईपी में जो प्रीमियम आएगा इनको,
वो प्रीमियम से इनकी बुक वैल्यू में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगा और उसकी वजह से जो एडजस्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशियो है जो थोड़ा सा ऊंचा हो गया था, 3 के ऊपर निकल गया था, 3 से थोड़ा सा महंगा लग रहा था स्टॉक, वो मेरे हिसाब से 2.4 2.45 हो जाएगा। तो इसके बाद वापस एक राउंड इसमें इंप्रूवमेंट का आएगा और जिसमें इंस्टीट्यूशन जो आज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आज का जो QIP है इसमें सिर्फ 49 प्लेयर्स ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप समझिए काफी दिग्गज प्लेयर्स जो है वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं इंस्टीट्यूशनल वो इसके बाद मेरे हिसाब से इसमें आएंगे। तो थोड़ा बहुत एक सरप्राइज रन अभी भी इसके अंदर आ सकता है पोस्ट द QIP। ओके, और आप देखिए QIP का जो प्राइस बैंड है वो 1350 से 1410 है और अब ये शेयर प्राइस बैंड के निचले स्तर के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। 1380 का भाव इस समय है, 1350 लोअर बैंड है, तो हायर बैंड नहीं, देखिए इस समय लोअर बैंड के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज देखिए टॉप 5 FNO लूजर्स में 5 में से 4 शेयर जो हैं वो IT सेक्टर से हैं। 5% का बड़ा कट TCS ने दिखाया है। HCL टेक महिंद्रा इन्फोसिस में भी 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और सरकारी कंपनियां लीड कर रही हैं। अगर आप तेजी करने वाले स्टॉक्स की बात करें तो टॉप 10 में से 5 कंपनियां जो हैं वो दरअसल PSU सेगमेंट से हैं। REC, PFC, ONGC, गेल, सेल, और सेल में तो क्या तेजी देखने को मिल रही है। कल सेकंड हाफ से ये तेजी बनी थी। एक बार चार्ट पर राय लेते हैं, नतीजे आने वाले हैं। ये बताइए, सेल में आप कल भी कह रहे थे कि BTST करना चाहिए, मुझे याद है जब मैंने आपसे पूछा था। हेमंत, हमने कल क्लोजिंग में ये आइडेंटिफाई किया था, मुझे इनफैक्ट वो आज कवर करना था, लेकिन आज रिजल्ट्स है और वो वोलेटिलिटी हो सकती है। तो ये बताइए, कल जिन्होंने लिया अभी मुनाफा वसूल कर लिया, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहे? 57 का टारगेट है, करंटली 53.40 का ट्रेड हो रहा है। आज का लो का स्टॉप लॉस डाल के खड़े रहे। अगर आपको रिस्क लेना है तो मुझे और ऊपर के साइड दिखते हैं, लेवल्स दिखते हैं। तो ये स्टॉक है, एक बार आपके लिए तेजी का मौका दे सकता है। रिजल्ट के पहले की तेजी बहुत बढ़िया दिख रही है। मैं देख लूं पोजीशन किस तरह की बनी है इस वक्त। पोजीशन 2 लाख शेयरों की बनी। इस बीच एक स्टॉक लक्ष्मी विलास बैंक, इसने एक स्पाइक दिखाई है, सुबह सुबह 147 रुपए का हाई बनाया है। लक्ष्मी विलास बैंक में कोई खबर सुनी है? नहीं ना। लक्ष्मी विलास बैंक में क्यों वॉल्यूम हुआ है अचानक से? थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट आया, 147 रुपए, अच्छा अब 145 पर है, तो एकदम गैप से खुला है लक्ष्मी विलास बैंक का। चार्ट पर राय लें लक्ष्मी विलास बैंक पर। रजत बताइए, क्या मौका है कोई खरीदारी का? कुछ हो रहा है एक्शन यहाँ पर? देखिए, इसमें 150 का लेवल पार करने के बाद ही इसमें खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में ये जो पैटर्न दिखाया था वो 149 रुपये 80 पैसा का हाई बनाया। उस हाई को जब तक पार नहीं करके सस्टेन करे तब तक टेक्निकली फ्रेश बाई नहीं होता है। बट अगर किसी के पास है वो उसी लेवल पार नहीं करे तो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से डिस्क्लोजर है कि ये काउंटर मैंने 70 के लेवल से लेके अभी भी बैठा हूं और अभी भी है मेरे पास में। दैट इज अ डिस्क्लोजर फ्रॉम माय साइड। कुछ और छोटे छोटे स्टॉक्स देखिए। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स 5% ऊपर। BPL, मुझे याद है प्रकाश दीवान जी का फेवरेट शेयर रहा करता था। प्रकाश, अभी भी आपको पसंद है क्या ये BPL का स्टॉक? नहीं, पसंद तो है, बट अब हमने जब बात की थी तब 30 रुपए का जमाना था, आज 60 के करीब हो रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा वहां पे एक हेवीनेस है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी करना जायज है। बट फंडामेंटली कंपनी का इंप्रूवमेंट अब दिख रहा है और विजिबल होता जाएगा आगे चल के। बट इस टाइम की बढ़त मत एक्सपेक्ट करिए कि अगला टारगेट 120 का हो जाए। और लक्ष्मी विलास बैंक में 3 PE फंड थोड़ा सा शायद स्टेक लेने के मूड में 20% स्टेक ले सकते हैं, ये खबर थी। इसके चलते ये स्टॉक मजबूत हुआ है। इसके साथ साथ एक और स्टॉक धनलक्ष्मी बैंक भी देखना चाहिए। ये छोटे छोटे स्टॉक, कल साउथ इंडियन बैंक भागा था, साउथ इंडियन, जम्मू कश्मीर बैंक, छोटे वाले बैंक, बड़े बैंकों के बाद देखिए अब छोटे बैंकों की बारी लग रही है। और धनलक्ष्मी बैंक में वॉल्यूम भी अच्छे हो रहे हैं। 1.25 लाख शेयरों का कारोबार धनलक्ष्मी बैंक में सुबह सुबह हो गया। ये स्टॉक भी देखना चाहिए। पता नहीं चार्ट पर अब कोई संकेत है क्या खरीदारी के, बताएं। अनिल जी, कल के वॉल्यूम्स लास्ट मंथ के सबसे ज्यादा थे और कल का हाई आज ब्रेक हुआ है और आज का ओपन लो है। मतलब ओपन लो मतलब मॉर्निंग से कोई बाय कर रहा है, तो वो स्टॉप लॉस 2380 का स्टॉप लॉस लेके मैं 2750 ये पोजिशनल व्यू है। ये आज का बोल नहीं सकते, बट शायद 28 तक भी जा सकता है। प्रकाश, बाजार में खबर ये भी थी कि यस बैंक इतना पैसे का करेगा क्या, कहीं कोई छोटे बैंक का अधिग्रहण तो नहीं करेगा?
इन तमाम खबरों के चलते भी यहाँ पर थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही थी। ये बताइए कोई बैंक जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि ये जो स्टॉक्स जिसका जिक्र अनिल कर रहे हैं और जो चल रहे हैं कल से, वो टेक ओवर कैंडिडेट्स के नाम से जनरली ज्यादा जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लॉजिकली आरबीआई का नेक्स्ट मूव जो रहेगा वो अब कैपिटलाइजेशन हो गया, आपका AQR हो गया। अब जो हाल है उसमें माहौल में आरबीआई का ये रहेगा कि नए पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक्स आप इंट्रोड्यूस करो, लेकिन जो पुराने छोटे बैंक्स हैं जहां पे ग्रोथ आना मुश्किल है, कैपिटल इन्फ्यूजन टफ होते जाएगा, उनको कंसोलिडेट करना शुरू होगा। तो उस लिहाज से अगर देखें तो दोनों ही ये बहुत बड़े कैंडिडेट्स हैं, और इसमें आप कर्नाटका बैंक को भी जोड़ सकते हैं। नॉर्मली हमेशा ये सूची में आता है, होगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, बट इस टाइप के तो जो छोटी बैंक्स हैं, IOB है, लक्ष्मी विलास बैंक है, करूर वैश्य बैंक है, ये सभी बैंकों में इस टाइप का मूव जो है आना बहुत एक लॉजिकल है। अब कब आता है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, बट उस बेसिस पे आप एक्यूमुलेट करके अगर रखें निचले स्तरों पे और होल्ड करें थोड़ा पेशेंटली 1 आध साल के लिए, तो काफी इसमें अपसाइड बन सकती है। धनलक्ष्मी की तो हमने पहले भी कुछ 1 महीने पहले बात की थी, 21-22 रुपए जब था, उसके बाद 26-27 का भी इसने स्तर दिखाया था, क्योंकि ये आइडियल कैंडिडेट है किसी ना किसी बैंक के साथ विलय इसका होने का, और उस लिहाज से इन सभी पे आप ध्यान रखा जा सकता है। बिल्कुल अनिल, देखिए कल से वो जो चर्चा चल रही है बाजार में, पता नहीं किस बैंक को राणा कपूर साहब पसंद करके खरीद रहे हैं पैसा भी आ रहा है। हाँ, पैसा भी आ रहा है। 11% मजबूत है धनलक्ष्मी बैंक का। आपने 24 के लेवल पर बताया था, 23-24 के लेवल पर, और देखिए क्या तेजी देखने को मिल रही है। तो छोटे वाले बैंक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक्चुअली पैसा इक्विटी में आ रहा है जैसे इनके पास, ये डेट वाला पैसा नहीं, इक्विटी वाला पैसा। इक्विटी से इक्विटी खरीदना थोड़ा इजी है। क्या खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे नहीं, वो बात पता नहीं हमें, ये सब स्पेकुलेशन है। देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ये खरीदना है। एक ही चीज दिखती है, ये जो स्टॉक भागा है ना, इसका मतलब क्या है? छोटी प्राइस का स्टॉक, मार्केट को आइडिया चाहिए, बैंक मजबूत है, तो जहां थोड़ी सी भी आपको अच्छी खबर का उम्मीद लग रही है, भनक हो, तो स्टॉक ऐसे। तो हम कल कह रहे थे कई स्टॉक्स हैं जो अपर सर्किट लगा रहे हैं, और छोटी सी खबर आती है और अपर सर्किट लग जाता है। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, कल उन्होंने कहा एक छोटा सा उनको पेटेंट हाथ लग रहा है, 20% का सीधा सर्किट। स्पाइस जेट के जैसे ही अच्छे नंबर आए, सीधे 20% का अपर सर्किट। तो ट्रेडर्स में गर्मी काफी है, ये दिखा रहा है बाजार साफ तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक स्टॉक जो गर्मी खा रहा है, वो स्टॉक में लाना चाहता हूं सामने, और वो है केन इंडिया। आज एजीएम है ना, केन इंडिया और वेदांता की, तो मर्जर पर अप्रूवल की पूरी संभावनाएं बन रही है। कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि एफएनओ ट्रेडर्स तो ये मान रहे हैं कि मर्जर होगा, क्योंकि क्यों, आधा 0.5% स्टॉक मजबूत है, 0.5%, और 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है जबरदस्त यहां पर, और 5 लाख शेयर जुड़े हैं आज। और कल भी हमने देखा था बड़े सौदे होते दिखे थे, बड़ा ब्लॉक बदला था कल या परसों, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कल या परसों हमने परसों था शायद। तो केन इंडिया के स्टॉक में थोड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। सुब्रमण्यम साहब से पूछा जाए कि इस भाव में केन बुरा तो नहीं है, खरीदा जा सकता है, और खासतौर से तब जबकि अब तो क्रूड भी गिरना बंद कर चुका है। हाँ, सुब्रमण्यम साहब खरीदेंगे आप? जी, आई थिंक कहीं ना कहीं मोमेंटम इसके साथ है जैसे आपने बताया, और लास्ट आई थिंक 8-10 दिन में अगर आप देखें तो अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप स्टेडली यहाँ पर देखने को मिली है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन भी मिली है। ऐसा नहीं कि स्टॉक ने लास्ट 8-10 दिन में बहुत भाग गया। तो आई थिंक इंडिया 198 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की जा सकती है। जैसे जैसे ये 210 का क्रॉस करेगी, आई थिंक यहाँ पर 220 का पोटेंशियल, 220-25 तक का पोटेंशियल है। तो आई थिंक नियर टर्म एक शॉर्ट मोमेंटम लेने की पूरी संभावना है, लेकिन डेफिनेटली स्टॉप लॉस लेके चले, दैट इज 198। आज बाजार देखिए हरे निशान में होता है इस समय। अगर टीसीएस की तरफ से खराब खबर नहीं आई होती, टीसीएस और इन्फोसिस ये दोनों मिलकर आप देखिए किस तरह से बाजार को नीचे खींच रहे हैं। एक बार कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट लाके दिखाते हैं आपको, और ये तस्वीर साफ करते हैं। मेरे ख्याल में करीब करीब 30 अंक की गिरावट जो आपको निफ्टी में दिख रही है, वो इन दोनों ही दिग्गजों की वजह से दिख रही होगी। जी हाँ, देखिए 17 अंक नीचे टीसीएस है, खींच रहा है, इन्फोसिस 14 अंक नीचे खींच रहा है, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा इन सबको जोड़ लें मतलब 50 अंक तो ये बाजार को नीचे खींच रहे हैं। तो अगर आज आईटी सेक्टर दुरुस्त होता ना, तो बाजार में कोई तकलीफ वाली बात नहीं होती। तो तस्वीर थोड़ी बदली हुई दिखी होती। मुझे आईटी का पता नहीं तो शायद शॉर्ट कॉल दे देता कि 8,850 से निफ्टी आ जाए। लेकिन हाँ, अब इंटरेस्टिंग लेवल पर आ गया है, मतलब 8,900 पर,
और दिन के ट्रेंड डिसाइडर के लिए 8,900 अहम है सेंटिमेंट के लिहाज से। जब तक आप 8,900 के ऊपर है सेंटिमेंट खराब होगा नहीं, 8,900 के नीचे थोड़ा सा ट्रेडर्स नर्वस होना शुरू होंगे। तो देखते हैं ये 6 महीने के निचले स्तर पर टीसीएस आ गया है, 52 हफ्तों के निचले स्तर पर विप्रो आ गया है, तो लेवल्स तो काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। लेकिन आप देखिए पिछले 5 दिनों में 2 कंपनियां, माइंडट्री ने 2 तारीख को कहा कि हमारे आगे एक्सीडेंट, हाँ 2 बड़े आईटी एक्सीडेंट्स होते हुए, और टीसीएस अभी कह रहा है तो दिक्कत तो है आईटी सेक्टर में, है कोई डाउट ही नहीं। और वो और ये दिक्कत पे जो ठप्पा लगा रहा है वो एचसीएल टेक है 3.5%, क्योंकि मुझे याद है इस बार एचसीएल टेक के रिजल्ट थोड़े ठीक थे, तो लोगों को अब वो लग रहा होगा कि एक ही बार आगे होंगे, आगे नहीं आएंगे, इस तरह का मामला है। तो आईटी थोड़े कमजोर हैं। देखिए टेक महिंद्रा 3% नीचे होता है। चलिए हम थोड़ा फोकस उन शेयरों पे करें ना जहां पर एक्शन ज्यादा बेहतर है तेजी की तरफ। टाटा स्टील 400 के पार, ये स्टॉक लाइए। मेटल्स बढ़िया मजबूत होते दिख रहे हैं, टाटा स्टील की लीडरशिप आ रही है। ब्रेग्जिट के बाद लोगों को डर था कि अब इस स्टॉक का क्या होगा, तो प्रकाश क्या ये डर वर सब खत्म हो गए? अब 400 रुपए में हिम्मत है खरीदने की? देखिए टाटा स्टील में इनकी खुद की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होंगी तब डेफिनेटली एक अपसाइड है अनिल जी, बट जो चाइना में स्टील प्रोडक्शन को कम करने का जो फाइनली सक्सेसफुल मूव रहा है सरकार का, उसकी वजह से ग्लोबली स्टील कंपनीज को एक राहत मिली है, और खास करके हिंदुस्तानी कंपनीज भी इसमें शामिल है। तो आप देख रहे हैं जिस टाइप का स्टील डिमांड नहीं इंप्रूव हुई, लेकिन चाइना के आउटपुट को कम करने का जो ऐलान सरकार ने 6 महीने पहले किया था उसका अमल भी हुआ है। तो G20 में भी इस पर डिस्कशन अच्छा खासा हुआ, पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील के जो बोलते हैं सितारे थोड़े बुलंद हैं। जैसे ही कोई टाइसन ग्रुप या किसी और के स्टरलाइट ग्रुप या किसी के साथ भी कोई करार बनता है या अनाउंस होता है, आप इसमें वापस एक अपसाइड देखेंगे। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव। अभी भी हिम्मत करूंगा, आपका सवाल था 400 पे करूंगा, यस 400 पे भी करूंगा, लेकिन अब अपसाइड आपको 460 480 तक की इमीडिएट शॉर्ट टर्म में दिख सकती है, इससे ज्यादा थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। रजत, और आईटी पैक में आपको टेक्निकली कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगता है? देखिए आज हिंडाल्को भी ऊपर है, टाटा स्टील की बात अनिल ने करी, हम सेल की बात कर रहे थे कुछ देर पहले जिसके नतीजे आने वाले हैं, जेएसपीएल में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो दूसरे दिन लगातार ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। अगर चार्ट पे दिखा जाए तो ये मुझको सबसे बेहतरीन लग रहा है स्टील अथॉरिटी, बिकॉज स्टील अथॉरिटी का चार्ट ये बता रहा है कि इनको संदीप ने जो कहा 57 रुपया वो पहला टारगेट है, उसके बाद में ये एक्चुअली 63 से 65 रुपया तक जानते हुए दिखता है। तो स्टील अथॉरिटी इवन इस भाव में अब ले और थोड़ा डिलीवरी के लिए लीजिए तो अब 63 से 65 को जो टारगेट मैं दे रहा हूं वहां तक ये पहुंच जाएगा। स्टील अथॉरिटी और ओएनजीसी का अगर चार्ट देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत दिनों नीचे की लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर चलने लगा है, तो इसका मूवमेंट इतना जल्दी खत्म नहीं होगा और ये ऊपर की तरफ चलेगा। तो स्टील अथॉरिटी भी लीजिए, और मैंने खुद से बोला है ओएनजीसी वो भी ले सकते हैं, दे आर लुकिंग प्रीटी गुड। ओएनजीसी हायर टारगेट ऑन द अपसाइड वुड बी 281। ओके, जागरण प्रकाशन ये स्टॉक लाइए एनएससी पर, और हमारी टिकर टीम फ्लैश भी कर रही है। देखिए एक बड़ा सौदा हुआ है जागरण प्रकाशन में, और क्या कितनी क्वांटिटी है, 5 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। जी हाँ, 5 लाख शेयरों का एनएससी पर कारोबार हुआ है। तो एनएससी पर ये शेयर हम आपके सामने हाजिर करेंगे। जी हाँ, 5,65,000 शेयरों का कारोबार एनएससी पर हो चुका है जागरण प्रकाशन में, और हिस्सेदारी बदली है कंपनी की 0.15%। ये स्टॉक जहां तक मुझे याद है थोड़े दिन पहले भी मैंने कवर किया था, कुछ बड़े सौदे हुए थे और उसके बाद स्टॉक भागा था। तो याददाश्त संदीप जी की चेक करते हैं सर, कुछ चार्ट में दिखा था वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, अभी क्या करना चाहिए? अभी भी लेना चाहिए, सॉरी बाय करना चाहिए। 194 का स्टॉप लॉस, 212 का टारगेट, 1 या 2 दिन का व्यू है। 194 मतलब आज का लो स्टॉप लॉस लगाकर, और 212 का टारगेट। और जब पिछली बार आपने इसे कवर किया था तो हम लोगों की ये चर्चा हुई थी कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो इस स्टॉक के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है। और आप देखिए ये शेयर हर रोज 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर छू रहा है, और एक्सपेक्टेशंस यही कि चुनाव के आसपास इनके पास ज्यादा एड रेवेन्यू आए। आज फिर इसने एक नया 52 वीक हाई लगा दिया है। तो तब जो मैंने बात कही थी वो फिर से दोहरा दूं कि हेमंत उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश की राजनीति के मामले में हेमंत की गहरी पकड़ है। तो जागरण प्रकाशन ये स्टॉक रडार पर रखिए, बड़ा एक्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है। चलिए हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है आज। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सबका वक्त निकालने के लिए, संदीप वागले साहब, रजत बोस,
क्रिस सुब्रमण्यम और प्रकाश दीवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के। बाजार 25 अंक नीचे सेंसेक्स पर और 15 अंक नीचे निफ्टी पर, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में देखिए 1/4% की मजबूती है। और अब बात करेंगे हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट आनंद टंडन साहब कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थोड़ा सावधान रहने का वक्त है ये 8,900 9,000 की रेंज में, या फिर कोई डरने की जरूरत नहीं? बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप समझें कि बाजार और भी मोमेंटम के कारण ऊपर जा सकता है, तो अभी तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई 10,000 की बात कर रहा है। तो वो अगर 200 पॉइंट गया भी तो इस वक्त वो 2% की बढ़त होगी। जिस तरह से वैल्यूएशन है ऑब्वियसली स्ट्रेस्ड है। वैल्यूएशन इसका मतलब ये नहीं कि वो गिर जाएगा, लेकिन वैल्यूएशन करेक्ट दो तरीके से हो सकता है। यहीं पे रह सकता है बाजार, या अर्निंग्स ग्रो हो सकती है। अर्निंग्स थोड़ी सी बेहतर थी इस तिमाही में, लेकिन इतनी भी नहीं कि बाजार जितनी तेजी से ऊपर उठाए उसको संभाल सके। तो इस वक्त मैं कह रहा हूं, अगर आप निवेशक की तरह से देखेंगे तो रिस्क रिटर्न आपके फेवर में नहीं है। तो रिस्क रिटर्न इस समय फेवर में नहीं है। और सर जो खराब खबरों का सिलसिला है वो आईटी सेक्टर के लिए खत्म ही नहीं हो रहा। आज देखिए टीसीएस कह रहा है कि उनके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। 2 तारीख को पिछले हफ्ते शुक्रवार को माइंट्री ने भी इसी तरह की चिंता जाहिर की थी, और इन्फोसिस ने भी कमोवेश ये कह दिया है कि वो दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ बताएंगे कि आगे का आउटलुक कैसा है। आईटी सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? गिरावट में खरीदारी करेंगे या दूर रहेंगे? अभी देखिए आईटी सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिख रहा है, जो कि कुछ महीने पहले तक भी उतना शायद जाहिर नहीं था। लेकिन जिस तरह से आईबीएम के जो प्लेटफॉर्म ने चेंज करना शुरू किया बाजार को, या बाकी जो एआई प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और क्लाउड सर्विसेज जो बढ़ रहे हैं, उसके कारण जो ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं उनमें जरूर दबाव आता जा रहा है। इसके बावजूद मेरा ये मानना रहेगा कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे। अगर आप देखें तो गाड़ी भी साथ चलती है और ट्रेन भी साथ चलती है, तो उसके हिसाब से अब जो बिजनेस मॉडल बड़ी कंपनियों का है उसको शिफ्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो छोटी कंपनियों में आईटी में अगर आप देखें तो फिर भी अभी कुछ ना कुछ कंपनी आपको मिल जाएगी जहां पर गिरावट उतनी नहीं आती, या शायद कुछ बढ़त की उम्मीद होती है। लेकिन बड़ी कंपनियों को शिफ्ट करने में भी थोड़ा समय लग रहा है। वैल्यूएशन वाइज ये अट्रैक्टिव है क्योंकि कैश फ्लोज अच्छे आते हैं अभी भी, और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने प्रॉफिट बनाना बंद कर दिया या प्रॉफिट कुछ वैल्यू वाइज बहुत कम हो चुका है। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलें तो मेरे हिसाब से आईटी में अब शायद एसआईपी करना शुरू करना चाहिए, और बाकी मार्केट से डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए, वो भी सिस्टमेटिकली। ओके, ये राय है आपके लिए आईटी सेक्टर पर एसआईपी करें। ये इंटरेस्टिंग बताया टंडन साहब ने, यानी कि धीरे धीरे खरीदते रहें, बुरी खबरों में घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अच्छी खबर एक और स्टॉक के लिए, और वो है कॉक्स एंड किंग्स। हेमंत, इस स्टॉक में भी जबरदस्त एक्शन हर रोज होता है, मतलब हर हफ्ते, हर रोज तो नहीं। और आज देखिए फिर से 2 बड़े सौदे में बीएसई और एनएसई पर लगभग 5-5 लाख शेयरों का कारोबार दोनों ही जगह हुआ है, और कुल मिलाकर कितना, लगभग 0.5% बड़ी हिस्सेदारी बदली। कॉक्स एंड किंग्स में भी लगातार हिस्सेदारियां बदल रही है। तो पुराने जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो निकल रहे हैं, और नए इन्वेस्टर जिनका आगे का आउटलुक स्ट्रांग है स्टॉक के लिए, वो इस शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं लगातार। बड़े एचएनआईज खरीद रहे हैं इसे। ये इंटरेस्टिंग है, ये स्टॉक भी नजर में रखिए। और वैसे भी अब देखिए हिंदुस्तान के लोग बड़ा खर्चा कर रहे हैं घूमने फिरने पे, और हाल ही में आप यूरोप भी तो इन कंपनियों के लिए आउटलुक काफी अच्छा। हमारी करेंसी मजबूत है, यूरोप वालों की करेंसी 10% तो वैसे ही 10-12% का फायदा तो वैसे ही हो जाता है। तो घूमने फिरने के लिए, खर्चा करने के लिए शायद ये सही वक्त है। सीजन भी शुरू हो रहा है बिल्कुल। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये बेस्ट टाइम होता है इन कंपनियों के लिए और होटल कंपनियों के लिए। वैसे मतलब इस बार तो एक्सटेंडेड वीकेंड इतने आ रहे हैं, एक दिन की छुट्टी आप बढ़ाओ तो 3 दिन 5 दिन ऐसे छुट्टियां हो रही है। तो चलिए कॉक्स एंड किंग जैसे शेयर पर नजर रखिए जहां पर बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। ये बताएं सर, टंडन साहब, चूंकि बात निकली है तो पूछता हूँ, क्या इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाने का वक्त है? क्योंकि ज्यादातर लोग बुलिश तो हिंदुस्तान की कंजम्पशन स्टोरी पर ही है कि हमारे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है, तो क्या खरीदना चाहिए इस तरह के शेयर? आपको लगता है ये थीम अच्छी है? देखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ऑक्यूपेंसी रेट देखें होटल्स के, वो इंडिया में थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गए हैं, और इसके कारण शेयर भी काफी हद तक बढ़ चुके हैं। टूरिज्म कंपनी में खाली एक ही ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह का डिसरप्शन आप आईटी में देख रहे हैं उसमें टूरिज्म में भी वही हो रहा है। अभी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप सस्ते होटल या अपने
अपने हिसाब से होटल डायरेक्टली खोज सकते हैं, और सेम चीज है आपको एयर बुकिंग के लिए। तो जो ट्रेडिशनल ट्रैवल एजेंसी बिजनेस है वो कहां तक चलता रहेगा वो देखने वाली बात है। दूसरा रेवेन्यू सोर्स होता है फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन। फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन में भी क्योंकि यूरो था इसलिए काफी हद तक थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर बढ़ गया। सबसे बड़ा इनोवेशन जो आ रहा है वो ब्लॉकचेन का है। अगर ब्लॉकचेन जैसा इनोवेशन मार्केट में आ जाता है तो मेरे हिसाब से मनी चेंजिंग बिजनेस जो है वो काफी हद तक मर जाएगा। तो इस वक्त नियर टर्म के लिए अर्निंग्स ग्रोथ आपको जरूर ट्रैवल और टूरिज्म बिजनेस में नजर आएगी, भले वो एजेंसी कंपनियां हो या होटल हो। लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए जो एसेट ओनिंग बिजनेसेस हैं वो शायद ज्यादा बेहतर करें। चलिए बाजार देखिए 8,900 को होल्ड कर रहा है, इसके नीचे अभी जाने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए सुबह से अब तक जितना भी ट्रेड हुआ है वो 8,900 के इर्द गिर्द हुआ है। आईटी सेक्टर ने इतना बड़ा नीचे खींचने की कोशिश जरूर करी, लेकिन बाकी के स्टॉक सुधारने की कोशिश करते हुए और मिड कैप्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टंडन साहब, मिड कैप्स के ऊपर एक आपसे राय लेना चाहता हूं। हम देख रहे हैं इस बार की जो तेजी है उसमें बाजार ढूंढने की कोशिश कर रहा है सस्ते शेयर कौन से हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए अच्छी खबरें आई तो लगातार देखिए पिछले 10-15 दिन में कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर हैं जो 30-30, 40-40, 50% की रैली दिखा चुके हैं। मिड कैप्स में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अब आपका क्या व्यू बन रहा है सरकार की नई नीतियों को मद्देनजर रखते हुए? नीति पॉजिटिव है और इसलिए सेक्टर भी चल रहा है। जो सरकार ने कोशिश करी है कि जो जहां डिस्प्यूट्स हैं वहां पे भी पैसे अगर दिए जा सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज को तो बैंक गारंटी के अगेंस्ट दे दिए जाए, इससे कैश फ्लो में बहुत ज्यादा फायदा आएगा। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कंस्ट्रक्शन कंपनी में कि आपके नेट मार्जिन जो है वो 3-4% से ज्यादा नहीं होते हैं और उतना करीब करीब आपको प्रोजेक्ट में गारंटी के तौर से देना रह जाता है। तो इसलिए आपका कैश फ्लो नहीं बढ़ता। अगर ऑर्डर बुक बढ़ गया तो फिर भी आपके पास कैश नहीं रहेगा। तो ये प्रॉब्लम लास्ट टाइम भी थी, जिसके कारण सब कंपनियों ने बहुत सारा डेट ले लिया था ये सोच के कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे नहीं, उसके बाद बढ़ चुके और इसके कारण सारी कंपनियां बैंकक्रप्ट हो गई। इस बार शायद उम्मीद ये है कि क्योंकि काम बहुत ज्यादा है तो इसलिए शायद उतना एग्रेसिव बिडिंग नहीं हो और कंपनियां भी कुछ कम हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव है, लेकिन ये कंपनियां जो हैं बहुत हाई आरओई बनाती नहीं है और बना सकती नहीं है। इसके कारण इसमें वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा, मिड कैप की बात निकली तो एक स्पेस जहां पर बड़ा एक्शन दिखा है मिड कैप्स में, खासतौर से ऑटो स्टॉक्स, और आज भी मैं देख रहा हूं इवन टीवीएस मोटर्स में स्टॉक 1.5% मजबूत है लेकिन ओपन इंटरेस्ट 7% बढ़ के आया। टॉप गेनर ओपन इंटरेस्ट में टीवीएस मोटर्स होता दिख रहा है। और देखिए खुलने के बाद एक्शन शुरू हुआ है इस स्टॉक में 10-1 मिनट के बाद में, तो अच्छा एक्शन हो रहा है। 7% का ओपन इंटरेस्ट का इजाफा अच्छा पाया जाएगा। लगभग 3.5 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिख रहे हैं। टीवीएस मोटर्स के स्टॉक पर नजर रखिएगा। ये स्पेस पसंद है कि आपको टू व्हीलर्स की टंडन साहब खरीदना चाहिए? क्योंकि एक और आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स हैं जो बड़े महंगे हैं, दूसरी तरफ टीवीएस मोटर्स हैं, क्या करना चाहिए? टीवीएस मोटर भी 2018 के अर्निंग्स एस्टीमेट के हिसाब से भी 17-18 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप हिस्टोरिक अर्निंग्स हिस्टोरिक वैल्यूएशन देखें तो सारे तीनों के तीनों टू व्हीलर कंपनी जो हैं वो महंगी हैं, लेकिन इन तीनों में फिलहाल क्योंकि ग्रोथ की संभावना टीवीएस में शायद काफी अच्छी है स्पेशली नेक्स्ट ईयर, तो इसके कारण टीवीएस में आपको रुझान बनता हुआ नजर आएगा। ओके, चलिए तो टीवीएस मोटर के स्टॉक पर नजर रखिए। आप देखिए अगस्त की जो बिक्री के आंकड़े आए वो काफी जबरदस्त आए हैं ज्यादातर ऑटो कंपनियों के, और ऑटो स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं। लेंगे इस नोट पर टंडन साहब आपसे विदा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार पर नजर रखिए। जो आप कह रहे थे बाजार खुलने के साथ साथ बजाज फाइनेंस में एक तेज गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल बोनस दिया था उसका एक्स हुआ है और स्टॉक स्प्लिट हुआ है, इसलिए आप देख रहे थे बजाज फाइनेंस में आज गिरावट होती हुई। तो एडजस्ट करेंगे तो वो एडजस्ट हुआ है दरअसल आज शेयर एडजस्ट होने के बाद अब 3% तो मतलब जिन बोनस मिल गया और एक्स डिविडेंड हो गया तो हुआ। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि फिर थोड़े लोग तो एग्जिट करेंगे। सेल ऑन न्यूज वाला मामला है थोड़ा। चलिए अब शामिल करते हैं कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पंकज डिब्रेवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल बाजार के वैल्यूएशन पर। हालांकि 9119 का हाई हमने बनाया, काफी समय हो गया, उसके बाद अब फिर से उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करें। महंगे हैं बाजार, रीजनेबल है, क्या कहेंगे आप? चलिए अनिल जी, हेमंत जी, गुड मॉर्निंग। अगर आप बाजार के वैल्यूएशंस की बात करें तो हेडलाइन वैल्यूएशंस हमें एक्सपेंसिव दिख रहा है, लेकिन ये आज के दिन बहुत एक्सपेंसिव जोन में नहीं है, ये फेयर वैल्यू प्लस जोन में है और इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है।
लेकिन इस मार्केट को आइसोलेशन में मत देखिए। इस मार्केट को अगर आप रिलेटिव सेंस में देखें और बाकी ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें तो भारतीय बाजारें काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किए हैं। अगर आप एशिया में ही देखें तो आप इंडोनेशिया मार्केट देख लीजिए, ताइवान देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए, ब्राज़ील देख लीजिए, लैटिन अमेरिका में यूएस मार्केट्स देख लीजिए, सबने हमारे से काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है कैलेंडर ईयर टू डेट डॉलर टर्म्स में। सो अगर अपने खुद को देखें तो हमें लगता है हमने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बजट लो से हम 25% ऊपर हैं, लेकिन अगर आप टोटल रिलेटिव वैल्यूएशन में देखें तो हम इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किए हैं। सेकेंड, अगर आप बात करें तो आज के दिन 5 क्वार्टर बाद के बाद ये जो अर्निंग्स आई है पहले तिमाही की काफ़ी सराहनीय है। अगर आप खाली 5 कंपनियों को निकालते हैं जिनमें कि 4 कॉरपोरेट लेंडर्स हैं, जिसमें कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा मोटर्स जो ग्लोबल फेसिंग जिसमें फॉरेक्स लॉस थे, अगर ये 5 कंपनियों को आप निकालते हैं तो निफ्टी की अर्निंग्स इस क्वार्टर, इस तिमाही में जितनी कंपनीज ने रिपोर्ट की है वो करीबन 16% है। और ये सेकेंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां हम रेवेन्यू ग्रोथ भी पॉजिटिव में देख रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लुएंस है सेंटिमेंट, होप और अपना फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं, होप ट्रेड जारी है और फ्लो आप देख रहे हैं, लिक्विडिटी काफ़ी बेहतरीन है फ्रॉम ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो वैल्यूएशन फेयर वैल्यू प्लस में गया है, लेकिन बहुत महंगे बाजारें आज भी नहीं हैं। चलिए, तो पंकज जी मेरा सवाल आपसे है, पीएसयू वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आप देखिए कल का बाजार पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में क्या जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी। आज का बाजार भी देखिए बिल्कुल वैसा ही है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.25% ऊपर, बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट और बैंक निफ्टी में जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज्यादा हैं। आप क्या खरीद रहे हैं इस समय? पीएसयूज खरीद रहे हैं, आपको सस्ते लग रहे हैं, या आपको लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स महंगे हैं लेकिन अभी भी यहां पर और दमखम है ऊपर जाने का? कैसे अप्रोच कर रहे हैं सर आप इसे? अगर आप नेक्स्ट 2-3-4 साल का व्यू लेके देखें तो क्लियरली एक शिफ्ट हो रहा है मार्केट शेयर में, चाहे वो लोन हो या डिपॉजिट हो, फ्रॉम पीएसयू बैंक्स टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और हमारा ये मानना है कि ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स ये ट्रेंड और मजबूत ही होगा, बिकॉज पीएसयू बैंक्स में आज के दिन अगर 2-3 बैंकों को पीएसयू में छोड़ देवें तो बाकी पैक में आज काफ़ी चैलेंजेस हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, क्या वो कैपिटल हो, क्या वो ह्यूमन कैपिटल हो। और अगर आप प्राइवेट में देखें तो क्लियरली मोस्ट ऑफ देम वेल कैपिटलाइज्ड हैं। और हमारा ये मानना है कि रिटेल ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो आज के दिन आप देख रहे हैं बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन और इम्प्रूव होना चाहिए। बिकॉज अगर आप आंकड़े देखें तो 2007 से 2014-15 में क्लियरली कॉर्पोरेट लोन जो 24-25% फीसदी जीडीपी का होता था वो पीक आउट किया करीबन 40% में। आज के दिन भी रिटेल एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, रिटेल लेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 13-13.5% है, जो हमारा मानना है कि नेक्स्ट 4-5 साल के अंदर बिकॉज ऑफ क्रेडिट ब्यूरो एंड अदर थिंग्स जो इकोनॉमी में हुई है और आज भी कंज्यूमर बैलेंस शीट लेवरेज नहीं है, ये 20% के आसपास जा सकता है। तो हमें लगता है कि रिटेल ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आज भी हमारा रुझाव पॉजिटिव है और रिटेल ओरिएंटेड एनबीएफसी में भी हमारा ध्यान पॉजिटिव है, बट सिलेक्टिव बेसिस पर। पंकज, ये आईटी शेयरों की वार्निंग, प्रॉफिट वार्निंग देख के अब डर लग रहा है थोड़ा। पहले से ही ऐसे तो चिंता थी अमेरिका को लेकर, उनके इलेक्शन को लेकर, ग्लोबल ग्रोथ है नहीं, लेकिन अब ये कंपनियां खुलकर कह रही है। क्या करेक्शन हो तो चुका है, अब दूर रहें या फिर अब ये गिरावट जैसे जैसे ये बुरी खबरें आए पैसा लगाने का वक्त है? क्लियरली अगर आप आईटी सेक्टर में देखें तो एक बड़ा ट्रांजिशन और शिफ्ट हो रहा है। आपके चैनल के द्वारा हमने कॉन्स्टेंटली ये बोला है कि आईटी पर हमारा स्टांस अंडरवेट का है और हमें लग रहा है कि बिजनेस मॉडल्स में काफ़ी चेंजेस हैं। जो क्लासिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस वाली जो बिजनेस है वो धीरे धीरे आप देख रहे हो उनका ग्रोथ रेट कम हो रहा है, चाहे वो बीएफएसआई स्पेस हो या कोई और वर्टिकल से हो। और जो इंक्रीमेंटल स्पेंड हो रहा है कोई भी कंपनी का, उनका स्पेंड है डिजिटल की तरफ, ऑटोमेशन की तरफ। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो मंत्रा है अक्रॉस द बोर्ड एंड स्पेशली आईटी, कि सेम आदमी
और कितना डॉलर कमा सकता है, इसकी मतलब प्रोडक्टिविटी और कितनी उसकी इंक्रीज की जा सकती है। तो धीरे धीरे जो बॉडी शॉप वाले कंपनीज थी जो खाली ऑफशोरिंग पर अपना कमाई कर रहे थे, उनके मॉडल में चैलेंजेस आएंगे। लार्ज कैप कंपनीज में भी हम देख रहे हैं कि उनकी जो लेगेसी बिजनेस आज है वो 60-70% एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस ADM है। तो हमें लगता है कि ये ग्रोथ चैलेंजेस आने वाले समय में रहने वाले हैं। बट इस स्पेस में 2-3 ऐसी कंपनियां भी हैं जो पहले से ये स्टेप को, मतलब ये मार्केट को देख के उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को ट्रांसफॉर्म करना चालू किया है और दे मे बी बेटर प्लेस फॉर द नेक्स्ट साइकिल्स। तो हमारा ये मानना है कि इस सेक्टर में आप कंप्लीट ब्रॉड बेस जाके खरीदे नहीं, वेरी स्टॉक स्पेसिफिक रहे, स्टॉक सिलेक्टिव रहे और उसी में पैसा बनने की उम्मीद है नेक्स्ट 2-3 साल में। स्पेसिफिक अप्रोच ही दरअसल पैसा बनाकर देगी, ये है गुरु मंत्र पंकज जी की तरफ से। सर शुक्रिया आपका हमेशा की तरह समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आकर अपनी बहुमूल्य राय हमसे शेयर करने के लिए। आप देखिए, आप कह रहे थे धनलक्ष्मी बैंक का 10% ऊपर है, JNK बैंक 7% से ज्यादा की बढ़त दिखा चुका है ये जब से हमने देखिए बात करी है। छोटे छोटे स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अनंतराज 3% की मजबूती और जागरण प्रकाशन में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमने बाजार खुलने के बाद आइडेंटिफाई किए और सब दिन के हाईएस्ट लेवल पर। जो हम कह रहे थे कि शुरुआती पहले घंटे में इंतजार करें, वो इंतजार अभी भी बाजार का चल रहा है। 8,900 के आसपास से निफ्टी, मिड कैप और बैंक निफ्टी ने बता दिया कि मजबूती का रुझान बरकरार है। तो थोड़ा इंतजार और डायरेक्शन क्लियर होता नजर आएगा। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। सौदा आपका हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।